नमस्कार, मैं नाड़ी वैद्य डॉक्टर सलोनी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप की ऑनलाइन सीरीज़ में। आज हम करेंगे अध्याय 6 जो कि सप्त धातु जो हमने 5वां अध्याय करा था उसी की कंटिन्यूएशन में है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करेंगे, तो कृपया आप सभी आंखें बंद कर हाथ जोड़ मेरे साथ भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। तो इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं आज के अपने चैप्टर की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने जो रेस्ट ऑफ द धातुएं थी, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, ये 4 धातुएं कवर करी थी। एंड आज हम बाकी 3 बची धातु जो सप्त धातु का हिस्सा है, अस्थि, मज्जा और शुक्र, कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम पहले अस्थि धातु से। जैसे हमने पिछली सभी धातुओं में डिस्कस किया था कि कैसे धातु बनती है, कैसे धातु की फॉर्मेशन होती है, कैसे किस किस पार्ट से, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बनी हैं, क्या उनके कर्म हैं, क्या उनके दृष्टि के कारण हैं, वृद्धि के लक्षण क्या हैं, क्षय के लक्षण क्या हैं, क्या क्या उनसे उत्पन्न होने वाले विकार हैं। उसी प्रकार आज हम अस्थि धातु के बारे में भी बात करेंगे। अस्थि धातु पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान होती है। हालांकि सब कुछ जैसे पंचभौतिक है, हमने बात करी है, इनमें प्रधानता जो है पृथ्वी और वायु महाभूत की होती है। अस्थि धातु मेद धातु से उत्पन्न होती है। मेद में उपस्थित अस्थि सधर्मी अंश पर अस्थि अग्नि की क्रिया द्वारा अस्थि धातु का निर्माण होता है। मेद धातु में जो इससे पिछली धातु है मेद, उसमें जो अस्थि सधर्मी अंश, ऐसे अंश, ऐसा पार्ट अस्थि मेद धातु का जो अस्थि धातु बनने में सक्षम है, उन पर अस्थि अग्नि, अस्थि धातु की जो फॉर्मेशन के लिए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो अग्नि रिस्पॉन्सिबल है, अस्थि अग्नि, वो उस पर कार्य करती है एंड उसको अस्थि धातु में निर्मित करती है। बोन्स एवं कार्टिलेज को ही आयुर्वेद में अस्थि धातु की संज्ञा दी गई है। दोनों, बोन्स को भी और कार्टिलेज, दोनों को ही, जो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को ही हम एक कॉमन टर्म अस्थि से संबोधित करते हैं आयुर्वेद के अंदर। अस्थि धातु के कार्य क्या क्या होते हैं? अस्थि मज्जा धातु का निर्माण करती है। जो उससे उत्तरोत्तर धातु है मज्जा, उसका निर्माण करती है, उसका पोषण करती है। अस्थियां मज्जा का पोषण करती हैं। अस्थियां शरीर को काठिन्य एवं शेप, एक स्ट्रक्चर प्रदान करने में सक्षम होती हैं, प्रदान करने का कार्य करती हैं। शरीर के अवयवों का रक्षण करती हैं। जो हमारा रिबकेज है, जो हमारी हड्डियों का स्केलेटल सिस्टम है, वो हमारे जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो बहुत ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, और जिनको हानि से शरीर को, प्राणों को हानि है, उनके रक्षण के लिए हड्डियां जरूरी होती हैं, बोन जरूरी होती हैं, अस्थियां जरूरी होती हैं। ये खनिज के संग्रह स्थल होते हैं। यहाँ पे मिनरल डिपोजिशन होता है। जो भी मिनरल्स बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। जब कभी ज़रूरत होती है तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। बॉडी वापस इनको घोलकर शरीर में रीयूटिलाइज कर लेती है। जैसे कि हम कहें कि जैसे कैल्शियम हो गया, एक्सेस ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है बोन्स के ऊपर, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड, वेन एवर यूजफुल, वो वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रक्त मज्जा जो अस्थियों के आश्रित रहती है, वह रक्त कोशिकाओं का उत्पत्ति स्थल होती है। जो रेड बोन मैरो होता है, जहाँ से ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, वो भी अस्थियों की आश्रित होती है। वो अस्थियों में ही प्रेजेंट होती है, बोन्स में ही उसकी साइट ऑफ प्रेजेंस होती है। अस्थि दुष्टि के कारण,
अब हम आ जाते हैं कि यदि अस्थि धातु में दुष्टि उत्पन्न हो रही है तो उसके क्या क्या कारण होंगे। अति व्यायाम के कारण, अत्यधिक संक्षोभ से। अगर हमने एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी करा है तो हमारी अस्थि धातु में दुष्टि उत्पन्न हो जाएगी, ट्रॉमा उत्पन्न हो जाएगा। अस्थियों को अनुचित तरीके से हिलाने से, गलत तरह की मूवमेंट करने से, देखिए एक प्रॉपर मूवमेंट अकॉर्डिंगली हो रही है तो अलग बात है, मोच आ जाना या रॉन्ग पॉस्चर में एक्सरसाइज करना, उस सभी से अस्थि धातु में दुष्टि उत्पन्न हो जाती है। खराब पॉस्चर से, अगर हम अपनी बॉडी का रॉन्ग पॉस्चर मेंटेन किए हुए हैं, हम झुक कर बैठते हैं, हम प्रॉपरली नेक को नहीं होल्ड करते हैं, सोते टाइम जैसे मोटा पिल्लो लगा रहे हैं, तो इन सब रॉन्ग पॉस्चर से भी अस्थि धातु में दुष्टि उत्पन्न होती है। वातवर्धक आहार विहार से, अगर हम वात को बढ़ाने वाले वातवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, वात जो है वो अस्थि धातु के कि जो उसकी दुष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वात बढ़ जाए तो वो अस्थि धातुओं में दुष्टि विकार उत्पन्न कर देती है, तो वातवर्धक आहार विहारों से हमको बचना चाहिए। मीनोपॉज, मीनोपॉज यानी जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर देना। जो औरतों में आर्तव होता है, मासिक धर्म होता है, उसको जल्दी रोक देना, ख़त्म कर देना, या फिर अनियमितता भी हो सकती है। मीनोपॉज हमने यहाँ पे रेफर किया है, बट कोई अनियमितता या वेरिएशन या एक विकार इस तरह के भी जिसमें मासिक धर्म या तो कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है, इस तरह की चीज़ें भी उत्पन्न हो सकती हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड डिसऑर्डर्स, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। अस्थि वृद्धि के लक्षण, यदि अस्थियां बढ़ जाएं तो क्या हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। अस्थियों में तथा दांतों में अनैसर्गिक वृद्धि होती है। एक्सेस ऑफ हड्डी बढ़ जाना, जो हम कहते हैं ना एक्सेस ग्रोथ, वो हो जाती है। बोनी प्रोट्यूबरेंस, जैसे कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई है, पैर की हड्डी बढ़ गई है, रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है, तो जो एक बोनी प्रोट्यूबरेंस कहते हैं इसको हम इंग्लिश में, जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है इसकी, वो होने की हमको चांसेस रहते हैं। बोन ट्यूमर हो सकता है, एक्स्ट्रा टीथ हो सकते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बालों की ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा बढ़त, स्पाइनल मिस अलाइनमेंट, जो स्पाइन है हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका जो अलाइनमेंट है, उसका जो पॉस्चर है वो गलत हो जाना, वो अस्थि वृद्धि के लक्षणों में आता है। अस्थि क्षय के लक्षण, यदि अस्थि में क्षय उत्पन्न हो जाए, डिप्लीशन हो जाए, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, केश रोम आएगा यहाँ पे, केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूंछ के बाल। ओ आई एम सो सॉरी, मैंने आज आपको ये स्लाइड्स नहीं बढ़ाई हैं आगे, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ तक हमने अस्थि धातु के कार्य पढ़े थे फर्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट अस्थि दुष्टि के कारण जो मैंने डिस्कस करे आप सभी के साथ, अति व्यायाम के कारण, अत्यधिक संक्षोभ, अस्थियों में अनुचित तरीके से हिलने से, खराब पोस्चर से, वातवर्धक आहार विहार से, मीनोपॉज, थायराइड एंड पैराथायराइड डिसऑर्डर्स, अस्थि वृद्धि के लक्षण जो भी हमने डिस्कस करे हैं, बोनी प्रोट्यूबरेंस, बोन ट्यूमर, एक्स्ट्रा टीथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, स्पाइनल मिस अलाइनमेंट। और अब हम अस्थि क्षय के लक्षण जिन पे हम पहुंच गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूंछ के बाल एवं दांत सब गिर जाना, बालों का झड़ना, नाखूनों का खराब हो जाना, पतले हो जाना, नाजुक हो जाना, जल्दी टूटना, दाढ़ी के बाल झड़ना, मूंछ के बाल झड़ना, दांत गिर जाना, ये सब अस्थि क्षय के लक्षणों में हमको देखने को मिलता है। थोड़े ही श्रम से थकावट हो जाना, जल्दी थक जाना, जल्दी थकावट महसूस होना अस्थि क्षय के लक्षणों में आता है। हड्डियों में पीड़ा महसूस होना, दर्द होना हड्डियों में अस्थि क्षय के लक्षणों में आता है। अस्थि संधियों में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, शिथिलता उत्पन्न होना यह भी अस्थि क्षय का ही लक्षण है। अस्थि दुष्टि से उत्पन्न विकार, अब आते हैं ये उत्पन्न विकार। यदि अस्थियों में दुष्टि हो गई है किसी भी दोष के कारण, तो हमको क्या क्या विकार देखने को मिलेंगे। देखिए पहले आता है अध्यस्थि, अध्यस्थि मतलब एक्सेसिव ग्रोथ, अधिदंत, एक्सेसिव टीथ फॉर्मेशन, टीथ ग्रोथ, दंत भेद, दांतों में भेद होना, उनका क्रैकिंग होना, दंतशूल, दांतों में दर्द होना,
वात के कारण अस्थि दुष्टि होने पर दंत भेद, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि भेद, अस्थिशूल, बालों का झड़ना, पित्त, ये तो सारे हो गए देखिए वात के कारण। वात के कारण जो भी लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, जो भी विकार हमको देखने को मिलते हैं, वो हमने डिस्कस करे। अब आते हैं पित्त के कारण। यदि पित्त के कारण अस्थि धातु की दुष्टि हो रही है तो ऐसा होने पर विवर्णता, अत्यधिक बालों का झड़ना, टूथ अब्सेस, दांतों में मसूड़ों का पक जाना, एब्सेस हो जाना, पेरियोस्टाइटिस, जो दांतों के ऊपर की एक लेयर होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना, वहाँ पे स्वेलिंग होना, वहाँ की इन्फेक्शन जो है वो ये है कफ। अब ये तो हो गई देखिए बात पित्त की। अब आते हैं कफ के कारण। यदि कफ के कारण दृष्टि हो अस्थि धातु की तो अध्यस्थि, अधिदंत, ऑस्टियोमा जो कि बोन ट्यूमर होता है, स्वोलन जॉइंट्स विद एफ्यूजन, जॉइंट्स में स्वेलिंग होके जो कहते हैं पानी भर जाना, वो प्रॉब्लम कफ दुष्टि के कारण उत्पन्न होती है यदि कफ दोष अस्थि धातु को दूषित करे तो। अब हम आ जाते हैं मज्जा पर। मज्जा धातु पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होती है। अस्थि से मज्जा की उत्पत्ति होती है। अस्थि में उपस्थित मज्जा सधर्मी अंश पर मज्जा अग्नि क्रिया होने पर अस्थि धातु से मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी एविडेंट कि कैसे अस्थि धातु से मज्जा धातु की उत्पत्ति हो रही है। अस्थि धातु में जो मज्जा सधर्मी अंश हैं, जो अंश ऐसे पार्ट्स, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मज्जा धातु बनाने में सक्षम हैं, उन पे मज्जा अग्नि कार्य करेगी और वहाँ से मज्जा धातु की निर्मित होगी। अब आते हैं मज्जा धातु को बोन मैरो तथा नर्वस टिश्यू दोनों अर्थों में ग्रहण किया जाता है। देखिए कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम दोनों ही इसके एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे। हम मज्जा धातु से बोन मैरो, जो दो बोन्स के बीच में जो एक पार्ट प्रेजेंट होता है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है बोन मैरो, उसको हम लेके चलेंगे। एंड जो नर्वस टिश्यू, जो हमारे नर्वस मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं नर्वस टिश्यू, उनको भी हम लेके चलेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम डील करते हैं मज्जा धातु के टर्मिनोलॉजी से। आयुर्वेद मस्तिष्क को मज्जा द्वारा निर्मित मानता है तथा बड़ी अस्थियों को भी मज्जा से ही परिपूर्ण मानता है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर सेंट्रली मज्जा धातु जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड जो मस्तिष्क है वो मज्जा धातु से ही निर्मित है। मज्जा धातु के कार्य क्या क्या होते हैं, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मज्जा धातु से ही आगे फिर शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। मज्जा शुक्र का पोषण करती है। उत्पत्ति तथा पोषण दोनों ही शुक्र धातु का मज्जा धातु से होता है। प्रसन्नता शुक्र की पुष्टि करती है, प्रसन्नता करती है, शुक्र की पुष्टि करती है। स्निग्धता देती है, ऑयलीनेस, एक स्नेहांश शरीर का मज्जा धातु से होता है। बल अस्थि के सुशिर भाग बल देती है तथा अस्थि के दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, बल देती है तथा अस्थि के सुशिर भाग का पूरण करती है। अब आते हैं मज्जा धातु दुष्टि के कारण। किन कारणों से मज्जा धातु में दुष्टि उत्पन्न हो सकती है, उसमें आता है कुचले जाने या दबाव के कारण। कोई भी ट्रॉमा हो जाना, कोई भी एक्सीडेंट हो जाना, ऐसा अब्रेजन होना कि जिसमें हड्डियों में दबाव पड़े, तो जो अंदर की मज्जा धातु है उसमें भी दबाव पड़ने के कारण या कुचले जाने के कारण दुष्टि उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक अभिषंद होने से भी मज्जा धातु की दुष्टि होती है। अभिघात से, विरुद्ध आहार सेवन से, अगर हम विरुद्ध आहार का सेवन करेंगे तो भी मज्जा धातु की दुष्टि होती है। ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग, जो भी नारकोटिक्स हैं, जो भी नारकोटिक नशीली चीज़ें हैं, उनके कारण भी मज्जा धातु की दुष्टि होती है। अनरिजॉल्व इमोशंस, ऐसे कुछ भी मनोभाव, ऐसी कुछ भावनाएं जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में
घूमती रहती हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमें अंदर से वो कचोटती सी रहती हैं, मन में घूमती रहती हैं, बार बार याद आती रहती हैं, और हम उनको अनरिजॉल्व्ड इमोशंस कहते हैं, वो उनके कारण भी मज्जा धातु की दुष्टि होती है। हेट्रेड, स्ट्रेस, जो भी नेगेटिव मेंटल थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनके कारण भी मज्जा धातु की दुष्टि होती है। हेक्टिक लाइफस्टाइल, ऐसा विहार जिसमें बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, बिल्कुल समय नहीं है, चीज़ों का रूटीन नहीं है, स्ट्रेस है, मेंटली रेस्ट नहीं है, तो उन कारणों से मज्जा धातु की दुष्टि होती है। मज्जा धातु वृद्धि के लक्षण। अब हम आते हैं कि यदि मज्जा धातु की वृद्धि होती है तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। नेत्रों में तथा शरीर में भारीपन महसूस होगा, हैवीनेस महसूस होगी, गात्रता महसूस होगी, अति निद्रा आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आलस्य रहेगा। ये सभी मज्जा धातु वृद्धि के लक्षण हैं। मज्जा धातु क्षय के लक्षणों पे अगर हम आते हैं तो अस्थियां दुर्बल हो जाती हैं, शुक्र धातु का क्षय हो जाता है, संधियों में पीड़ा होती है क्योंकि संधियों में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, चक्कर आना, डिजीनेस होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, वात रोगों से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। यह सभी लक्षण मज्जा धातु क्षय में हमको देखने को मिलते हैं। एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ओए जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यह सभी हमको विकार देखने को मिलते हैं। मज्जा धातु दुष्टि में उत्पन्न विकार क्या क्या होते हैं? मज्जा धातु यदि वात दोष द्वारा दूषित हो जाए तो पर्वों में वेदना, जो हमारे टोज हैं और फिंगर्स हैं, इनमें इनके जो जॉइंट्स हैं इनमें वेदना महसूस होने लगती है, भ्रम, चक्कर आने लगते हैं, मूर्छा हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सभी लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। पित्त से यदि मज्जा धातु की दुष्टि उत्पन्न हो तो पर्वों में बालों का अत्यधिक झड़ना, जो हमारे टोस पे, एक्सट्रीमिटीज पे हेयर होते हैं, उनका झड़ जाना, यह सभी हमको देखने को मिलता है। कफ के कारण पर्वों पर पीड़िकाएं हो जाती हैं, वहाँ पे ग्रोथ बन जाती है, ये सभी सोजिश हो जाना, शोथ हो जाना, ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है। शोथ से हम यहाँ स्वेलिंग ही समझेंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाना जॉइंट्स में, जो हमारी फिंगर्स हैं, टोज हैं, ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है। देखिए, अब हमने ये बात करी मज्जा धातु के बारे में, इस प्रकार हमने सभी धातुएं डिस्कस कर ली हैं। जस्ट लास्ट धातु जो है हमारी शुक्र धातु वो बची है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शुक्र धातु अंतिम धातु होती है। सभी धातुओं का मल भाग निकल जाने से, सार भाग का अत्यंत सार भाग निकलने से जो बिल्कुल एक एसेंस, प्योर एसेंस बचता है अन्न रस का, वो शुक्र धातु होता है। मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। मज्जा में उपस्थित शुक्र के समान अंशों पर शुक्र अग्नि की क्रिया से प्राप्त प्रसाद अंश से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। शुक्र धरा कला समस्त प्राणियों के समस्त शरीर में व्याप्त रहती है। देखिए, शुक्र धरा कला वह है जिसके द्वारा शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, एंड वह धातु जो है, वो धरा जो है, वो कला जो है, वो समस्त शरीर में व्याप्त होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ऐसा नहीं है कि शुक्र धातु कहें, क्या हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं, मेल फीमेल बोथ, वो जस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें सारा शरीर इन्वॉल्व होता है, सारा गात्र इन्वॉल्व होता है। शुक्र को साव धातु में अंतिम तथा श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्र धातु के कार्य। शुक्र धातु धैर्य, च्युति, प्रीति, शरीर में बल, हर्ष तथा संतान उत्पत्ति के योग्य बीज की उत्पत्ति करता है।
शुक्र धातु गर्भ की उत्पत्ति करता है, तो इन्हीं सब कार्यों के लिए शुक्र धातु की आवश्यकता होती है। शुक्र धातु की दुष्टि के कारण क्या क्या होंगे, शुक्र धातु किन किन कारणों से दूषित होती है, ये है असात्मय सेवन, ऐसी चीज़ों का सेवन जो हमारे शरीर के लिए सात्मय नहीं है, फेवरेबल नहीं है, हम यूज टू नहीं है, हमें आदत नहीं है, हमें सूट नहीं करती, ये सभी असात्मय चीज़ें होती हैं। तो असात्मय सेवन से शुक्र धातु की दुष्टि होती है। रूक्ष तिक्त कषाय, अति लवण युक्त, अति उष्ण पदार्थों के अति सेवन से शुक्र को दूषित करते हैं। ये सभी चीज़ें, इन कारणों से शुक्र धातु की दुष्टि होती है। तो इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। चिंता, शोक, क्रोध, भय आदि को अधिकता की अधिकता, देखिए जो मेंटल स्ट्रेस है उसकी अधिकता के कारण, शस्त्र कर्म के कारण, क्षार अथवा अग्नि कर्म का अनुचित प्रयोग, देखिए ये क्षार और अग्नि कर्म आयुर्वेद के प्रोसीजर्स हैं, यदि इनका अनुचित प्रयोग हो जाए तो शुक्र धरा कला पर अभिघात होता है और उससे शुक्र धातु की दुष्टि होती है। रस आदि धातुओं का दूषित होना, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेप पर रस आदि किसी भी धातु में यदि दुष्टि उत्पन्न होती है तो शुक्र धातु भी दूषित ऑटोमेटिकली हो जाती है। वृद्धावस्था तथा अप्राकृतिक मैथुन करने से शुक्र धातु की दुष्टि होती है। शुक्र वृद्धि के लक्षण, अब यदि शुक्र धातु की वृद्धि हो रही है तो हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। शुक्र की अति वृद्धि पर स्त्री संग को अधिक इच्छा होना, शुक्र का अधिक मात्रा में स्खलन होना तथा शुक्र आश्मदी की संभावना बढ़ जाना, यह सभी शुक्र वृद्धि के लक्षण होते हैं। शुक्र क्षय के लक्षण, शरीर में शुक्र की क्षीणता होने पर वृषणों एवं शिश्न में वेदना होने लगती है। शुक्र का देर से स्खलन होना, शुक्र के साथ रक्त तक का आ जाना, मैथुन में दुर्बलता होना, मुख का शुष्क हो जाना, क्लीवता यानी इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी एवं अरक्तता आदि क्षीण शुक्र के लक्षण होते हैं। देखिए ये हमने बात कर ली शुक्र क्षय के लक्षणों के बारे में। अभी इन सब के बारे में डिस्कशन के पश्चात हम आज यहाँ पे जो हमारी सप्त धातुओं का चैप्टर था इसको फिनिश करेंगे। इनको आप एक बार स्टडी कर लीजिए, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये सारी जो धातुएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के टिश्यूज से रिलेट करती हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग हो सकता है वो मल्टीपल टिश्यूज को कवर करें, अकॉर्डिंगली बिल्कुल एग्जैक्टली मैच ना करें, बट दीज आर ऑल रिलेटेड टू बॉडीली टिश्यूज। और इनके बारे में आप और पढ़ें, मैं जो टेक्स्ट बुक्स, क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स आपको इसमें अटैच करूँगी, आप उनमें इनके बारे में और पढ़ सकते हैं और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। देखिए जब भी धातुएं दूषित करती हैं तो दोष दूषित करते हैं तो धातुएं हमारी दूष्य होती हैं, जो उनके कारण दूषित होती हैं, तभी हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। तो धातुओं की स्टडी होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। जब दोष किस किस प्रकार के, किस रोग के कारण कैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, यह सभी जानकारी होना हमको बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस को रीच कर सकते हैं। कौन सा रोग, कौन सा धातु दूषित होगा तो उत्पन्न होगा, यह सब जानकारी, यह ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इन सबको स्टडी करिए, प्रॉपरली स्टडी करिए एंड डीपली स्टडी करके इनका इंटर रिलेशन, को रिलेशन, क्योंकि देखिए क्या है कि एक मॉडर्न एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड है। आजकल अगर हम इस मॉडर्न एरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें अपने पेशेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आयुर्वेद की मॉडर्न से कोरिलेशन भी, ये नॉलेज भी होनी रिक्वायर्ड है। मॉडर्न की जहाँ तक हमें नॉलेज हो उतना अच्छा है, क्योंकि हम तब
अगर आयुर्वेद को उस अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन हमको ज़्यादा मिलेगी। एंड मॉडर्न टेस्ट, मॉडर्न डिजीज़ेस की हमें नॉलेज हो तो हम बेटर डायग्नोसिस, बेटर एक्सप्लेनेशन, बेटर कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को। इसीलिए हमको इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये हमारी प्रैक्टिस को, हमारी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और क्रेडिबल बनाती है और ऑथेंटिक बनाती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए, अपनी कॉन्सेप्ट्स को, अपने फैक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करिए। एंड आज का चैप्टर हम इन्हीं सब बातों के साथ फिनिश करते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। हमने इस प्रकार जो त्रिदोष थे एंड सब धातुएं थी वो फिनिश कर ली हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा लास्ट चैप्टर वो हम डिस्कस करेंगे। कल आपको इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड उससे नेक्स्ट डे हम लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।